Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about issue of debentures and the very last topic is interest on debentures. अब देखिए यहाँ इंटरेस्ट और डिबेंचर्स की बात हो रही है कि डिबेंचर्स के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है उस इंटरेस्ट की आप क्या एंट्री करोगे। तो उससे रिलेटेड अब दो यहाँ पर टर्म्स हैं हमारे पास। एक है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू और दूसरा है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। अब दोनों का क्या मतलब है, पहले दोनों का मीनिंग समझेंगे, फिर इनका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब होता है कि इंटरेस्ट एक्रू का मतलब कमाना और ड्यू का मतलब है कि उसकी ड्यू डेट आ चुकी है, वो ड्यू भी हो चुका है। दूसरे का मतलब है कि आपने कमा तो लिया लेकिन अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करना चाहें अगर एक्रूड बट नॉट ड्यू की, तो यहां हम कहें कि इंटरेस्ट जो है वो एक साल में दो बार पे होता है, हाफ ईयरली पे होता है। एक पे होता है 30th जून को और दूसरा पे होता है 31st दिसंबर को। ओके, तो जब आप 31st मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, 31st मार्च की जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उस टाइम पे मार्च को आपकी जो आने वाला जो मतलब 6 मंथ है, यानी जनवरी से लेकर के जून तक के जो आपके 6 मंथ हैं, जो हाफ ईयर बनता है, मार्च यहाँ बीच में आएगा दोनों के। यहाँ आपने बैलेंस शीट बनाई तो आपका जो जनवरी से लेकर के जून तक का इंटरेस्ट है वो भी तो आप मार्च में बना रहे हो ना, तो यानी मार्च तक का जो स्लॉट है 3 मंथ्स का, उतना इंटरेस्ट तक का टाइम तो आप बिता चुके हो, यानी उतना इंटरेस्ट आप कमा चुके हो। हाथ में अभी कैश नहीं मिला है लेकिन अर्न हो चुका है, आपके नाम लिखा जा चुका है कि आपको मिलेगा। तो 31 मार्च को आप जो ये पिछले आपके 3 मंथ्स हैं जनवरी से मार्च, इतना इंटरेस्ट आपका आपके नाम लिखा जा चुका है लेकिन ड्यू नहीं हुआ। ड्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ड्यू तो होगा जून में, क्योंकि जून में आपको मिलता है, तो ड्यू होगा जून में। लेकिन आप ये वाले 3 मंथ्स का अर्न तो कर चुके हो। ओके, तो ये बात है यहाँ पर। अब क्या है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, कि एक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया इंटरेस्ट। तो यहाँ भी वही बात ले लें कि दो बार पे होता है, 30th जून और 31st दिसंबर को। ओके, अब आपने बैलेंस शीट बनानी है 31st मार्च को। तो यहां पर अब आप देखिए कि आपका जो इंटरेस्ट है पीरियड एंडिंग 31st दिसंबर तक, यानी जून से दिसंबर तक का, जून से दिसंबर तक का तो आपका जो है वो क्लियर हो चुका है ना, मतलब आपका एक्रू भी हो गया, अर्न भी हो गया और आपने ड्यू भी कर दिया। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद आती है मार्च तो आपकी, ठीक है। अप्रैल से दिसंबर तक का आपका ईयर चला होगा, तो अप्रैल के बाद जब जून आई, जून से दिसंबर तक पहुंचे, तो ये जो स्लॉट है इस स्लॉट का इंटरेस्ट आपने एक्रू भी हो चुका, आपके नाम लिखा भी जा चुका और ड्यू भी हो गया आपको, कि आपको मिलना भी है या मिल भी गया। ये बात है यहाँ पर। तो ये बस थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात थी। इसके ऊपर कोई भी एमसीक्यू या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पास जो है पेपर में डेफिनेटली आ सकता है, और जब आप एंट्रीज करने लगे तब भी इसका यूज कई बार हो सकता है। अब हमें एंट्रीज पास क्या करनी है वो हम देखते हैं। जब भी आप इंटरेस्ट को रिसीव करोगे तो आपको जो है ना टीडीएस पे करना पड़ता है, टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स, कि आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आती है, अगर वो टैक्स पेमेंट के लायक है, मतलब इतनी ज़्यादा है वो पेमेंट की उसमें टैक्स कट होगा, तो वो ऑन द स्पॉट कट होके बाकी की पेमेंट आपको रिसीव होती है। तो उन एंट्रीज को आपने ध्यान में रखना है। अब आपको जो है वो इंटरेस्ट ड्यू होना है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, की कंपनी के लिए खर्चा है ना इंटरेस्ट पे करना, और डिबेंचर होल्डर को देना है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू टीडीएस अकाउंट
कि देखो टोटल इंटरेस्ट ड्यू सपोज करो 1,02,000 है, 2,000 रुपीज़ जो है वो TDS बनता है, 1,00,000 रुपीज़ होल्डर को मिलेंगे। यानी होल्डर को मिलना तो इतना था, लेकिन टैक्स ने इतना इतना उससे ले लिया, तो TDS में इतना चला गया, बाकी का डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दो। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी कि डिबेंचर होल्डर जो है वो अपने अकाउंट से पैसा निकलवा लेगा। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर जो है वो अपने बैंक में जो है वो पैसा ले लेगा, डेबिट हो जाएगा, और कंपनी जो है वो पे कर देगी, तभी जो है वो बैंक अकाउंट क्रेडिट। और TDS जो है वो पे करना है सेम आपने, जैसे आपने बाकी का आपने टोटल देखो 1,02,000 पे करने थे, 1,00,000 डिबेंचर होल्डर को दे दिए, 2,000 रुपीज़ हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को TDS के पे कर दिए, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने जो ये इंटरेस्ट पे किया, इस इंटरेस्ट को आपने जितना पोर्शन वो बोले उतने उतने पोर्शन को आपने जो है, अगर बोल रहा है एक ही साथ कर दो तो पूरा का पूरा, अदरवाइज आपने जितना पोर्शन ये बोले उस पोर्शन को आपने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज करना है। सारा बोल रहा है तो सारा 1/5 1/10 जितना बोल रहा है उस अकॉर्डिंग आपने जो है वो चार्ज कर देना है। तो ये तो था हमारा स्मॉल सा एक टॉपिक, इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं नहीं आपके। अब जो नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल्स हैं मेन, वो हमारे बेस्ड हैं कि जो हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं हमारे डिबेंचर होल्डर्स को, उस डिस्काउंट को हमें जो है, अगर हमने उनको डिस्काउंट पर इशू किए हैं डिबेंचर्स, तो उस डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ कैसे करना है, कि अगर आने वाले 5 ईयर्स में हमें रिटर्न ऑफ करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एक छोटी सी बात आपने यहाँ पर जो है वो ध्यान में रख के चलनी है कि एक तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑलरेडी है, तो पहले आपके पास सपोज कह रहा है अभी 5 करोड़ का डिस्काउंट है रिटर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 2 करोड़ ऑलरेडी हैं, तो आप जो डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करोगे वो कितना हो जाएगा, 3 करोड़। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ तो डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम से ही आपने चार्ज कर लिया, बाकी का आपने रिटर्न ऑफ करना है। ये ध्यान रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा है वहाँ से चार्ज कर लो, फिर कुछ बचता है तो उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है, एक बात। अब दूसरी बात ये आती है कि चार्ज करना कैसे है, कैसे हम एंट्रीज को पास करेंगे और क्या क्या हम करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये तो आपको पता है कि एवरी ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, इस तरह से आपने जो है वो चार्ज कर देना है, ये भी ठीक है। अब यहाँ ना आपको इसका एक टेबल बनाना होगा, वो टेबल आपके काम आने वाला है सबसे ज़्यादा। तो वो टेबल आपको क्या बताता है कि ना एवरी ईयर जितने आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रह जाएंगे उसके बेस पे आप एक रेशो बना लो कि आप हर साल कितना कितना डिबेंचर जो है अपना इंटरेस्ट उनके ऊपर जो डिस्काउंट है वो आप रिटर्न ऑफ करोगे। एक रेशो बन जाएगी आपके पास डिबेंचर आउटस्टैंडिंग जो भी होंगे उसके बेस पर। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो अब आपको बोले ना कि अगर आपने सेकेंड ईयर के एंड में सपोज कीजिए रिडम्पशन स्टार्ट किया, तो सेकेंड ईयर के एंड में हो रहा है, तो ये ध्यान रखो कि सेकेंड ईयर के एंड तक तो पूरे के पूरे डिबेंचर्स आपके पास थे, तो जितना डिबेंचर्स का पैसा आपने पूरा साल यूज़ किया वो आपने यहाँ लिखते जाना है कि टोटल डिबेंचर्स 1 लाख के थे। फर्स्ट ईयर में कोई रिडम्पशन नहीं हुआ, पूरे 1 लाख। सेकेंड ईयर के एंड में रिडम्पशन स्टार्ट हुआ तो एंड तक तो पूरा ही यूज़ किया, तो यहाँ पूरा लिखो। थर्ड ईयर के जो है आगे आपके पास कम होते जाएंगे, आगे आगे जैसे जैसे आप जितना जितना रिडम्पशन करते जाओगे। तो यहाँ पर अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, उसके बेस पे हम करेंगे हमारा सम। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो मनीष लिमिटेड है उसने 5,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ ईच वाले इशू किए एट डिस्काउंट ऑफ 6% टू बी रिडीम्ड एज फॉलोस। पहले तो ये देख लो कि डिस्काउंट बनेगा कितना। 5,000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर के ऊपर जो डिस्काउंट आपने दिया है
वो 6% दिया है और एक डिबेंचर की प्राइस 100 है। अगर 50 रुपीज़ प्राइस होती तो 6% के हिसाब से 3 रुपीज़ का डिस्काउंट पर डिबेंचर बनता। अभी 100 की प्राइस है तो पर डिबेंचर आपका जो डिस्काउंट है वो 6 बना। तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्काउंट की अमाउंट बन जाएगी दैट विल बी 30,000। अब आपने जो है वो देखना है कि एवरी ईयर आप डिबेंचर कैसे कैसे रिटर्न ऑफ कर रहे हो। टोटल डिबेंचर्स कितने के हैं हमारे पास? 5 लाख रुपीज़ के। अब फर्स्ट ईयर में वो कहता है कोई रिडम्पशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में पूरे 5 लाख रुपीज़ आपने जो है वो राइट कर देने हैं कि फर्स्ट ईयर में मेरे जो हैं वो पूरे 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग थे। सेकेंड ईयर में कहता है कि आपने 2,50,000 के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। अब देखो सेकेंड ईयर में भी ना हम ये मान के चलते हैं कि हमने ना एंड में किया, ये आपने अज्यूम करके चलना है कि भाई सेकेंड ईयर के एंड में होता है रिडम्पशन हमेशा 31 मार्च को। तो सेकेंड ईयर में चाहे 2,50,000 का किया हो आपने, बट एंड में किया होगा सेकेंड ईयर के, तो सेकेंड ईयर के एंड में हो रहा है तो इट मीन्स पूरा साल तो सेकेंड ईयर में हमने ये पूरे के पूरे डिबेंचर्स का पैसा यूज़ किया, तो ये आपने पूरा ही लिखना है। इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर पे आएगा थर्ड ईयर पे। क्यों? क्योंकि हम मान के चले कि हमने एंड में किया है रिडम्पशन। सेकेंड ईयर के शुरू में हो जाता तो अभी के अभी इसमें से माइनस होके बाकी के डिबेंचर्स लिखे जाते। अब इसका इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर पे पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि एंड में किया था रिडम्पशन। तो अब आपका थर्ड ईयर में जो डिबेंचर्स रह जाएंगे, आपने सेकेंड ईयर में कितने रिडीम कर दिए थे एंड में? 2,50,000। तो अब थर्ड ईयर की शुरुआत में ही आपके पास जो है वो 2,50,000 रह गए। अब थर्ड ईयर में कह रहा है कि मैंने कोई रिडम्पशन नहीं किया, तो थर्ड ईयर में अगर कोई रिडम्पशन हो ही नहीं रहा है तो उसका इफेक्ट फोर्थ ईयर पे पड़ ही नहीं सकता। तो फोर्थ ईयर में आपके पास सेम टू सेम डिबेंचर रह जाएंगे। अब फोर्थ ईयर में कह रहा है कि मैंने 2,50,000 का रिडम्पशन किया, फोर्थ ईयर के एंड में हो रहा है रिडम्पशन, इफेक्ट कहाँ आएगा? फिफ्थ ईयर पे आएगा। तो फिफ्थ ईयर में अब आपके पास जो डिबेंचर्स रह जाएंगे वो कुछ भी नहीं रह जाएंगे, एंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फिफ्थ ईयर को बनाने की नीड ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि कोई डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रह ही नहीं जाएंगे, जीरो। फोर्थ ईयर का इफेक्ट फिफ्थ में आना है, फिफ्थ में नो, क्योंकि 2,50,000 के रिडीम की, अब कुछ भी नहीं रह गया। अब रेशियो बनानी है, रेशियो बनेगी उल्टा चल के, स्मॉलेस्ट अमाउंट को उठा लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे आपके ये जीरो तो हो गए कैंसिल, ठीक है। अब आप अपना स्मॉलेस्ट अमाउंट देख लो, 25, 25, 50, 50, यानी 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, ये रेशो आपकी जो है वो बन जाएगी। उसके हिसाब से आप अपना अमाउंट जो है वो रिटर्न ऑफ कर सकते हो। तो अब आपके पास जो टोटल अमाउंट है डिस्काउंट की वो कितनी है? 30,000। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रेशो है यहाँ पे आपके पास क्या रेशो बन गई है? 2, 2, 1 और 1, ठीक है। तो 2 और बाय में टोटल लिख दो रेशोज का, 4 + 5 + 6, ये हो गया आपके पास 2/6। तो फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 रिडीम करने हैं, सेकेंड ईयर में भी 2/6 है तो 10,000 रिडीम हो जाएंगे। आगे थर्ड ईयर में आपका जो है वो 1/6 है, तो आप देख लो कितने रिडीम हो जाएंगे आपके पास, जो है वो 5,000 रिडीम हो जाएंगे हमारे। ओके, फाइंड कर लेंगे इसको तो आप, तो सेम 1/6, 1/6, तो 5,000 हमारे जो हैं वो रिडीम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आपने अपने डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री आप जो है वो एवरी ईयर कैसे पास करोगे कि आपने जो है वो खोलना है अपना डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पे आपके पास डेबिट साइड में कितना पड़ा है इस अकाउंट के अंदर? टोटल 30,000। तो क्रेडिट साइड में आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में जितना रिडीम करना है वो देख लो, जो आपने रिटर्न ऑफ करना है वो देख लो। स्टेटमेंट ऑफ P&L, फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपीज़ आपके जो हैं वो रिटर्न ऑफ हो गए, तो बैलेंस कितना रह गया क्लोजिंग आपके पास? 20,000। अब आपका पास जो ओपनिंग बैलेंस आ गया वो आ गया 20। सेकेंड ईयर में जो आपने रिटर्न ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L से, वो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 और हो जाएगा। अब बैलेंस कितना रह जाएगा? 10 का। अब फिर से आप ओपन करोगे बैलेंस और आपके पास 10,000 रुपीज़ ओपनिंग में आपको मिल जाएंगे।
अब आपने कैसे रिटर्न ऑफ करना है यहाँ पे 5,000 रुपीज़, जैसे जैसे आपने यहाँ किया रेशो में उस अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ करते जाइए। तो अब आपका जो बैलेंस है क्लोजिंग वो रह जाएगा 5,000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट ईयर में जो है वो आपका ओपन होगा बैलेंस, और इस ईयर में आपने कर देना है इस बैलेंस को स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज, और आपका जो है वो पूरा का पूरा अब फिनिश। ओके, तो इस तरह से आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और ये आपने रेशो बनाने हैं। रेशो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा कट के, और डिबेंचर आउटस्टैंडिंग जो रहेंगे आपके, अगर किसी साल के एंड में अगर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो इफेक्ट नेक्स्ट ईयर पे आएगा, यानी नेक्स्ट ईयर में कम करके उसको शो करना है जो आउटस्टैंडिंग वाला कॉलम है। सो दैट्स ऑल, आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। रिडम्पशन का चैप्टर आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपकी ये बुक कंप्लीट होती है जिसमें हमने किया इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब नेक्स्ट हमारे सिर्फ थ्योरी का पेंडिंग है पोर्शन थोड़ा सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल एनालिसिस का चैप्टर है, और कुछ एक आपका बैलेंस शीट का जो है वो थ्योरेटिकल है पोर्शन, जिसे हम करेंगे। थैंक यू सो मच।